अब हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लड के प्रेशर को नापा गया होगा। मतलब यदि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको देखें तो जो ब्लड प्रेशर डालता है आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे आर्टरीज, हमें पता है कि ब्लड आर्टरीज के अंदर मूव करता है और उसको पुश कौन कर रहा है, जो हमने किस में पढ़ा था, हमने उसको पढ़ा था पल्स में। तो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल वो ब्लड पुश करता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से ब्लड आगे मूव होता हुआ आर्टरीज के अंदर एक वेव के फॉर्म में जाता है। और जब ये ब्लड मूव करेगा किसी भी आर्टरी के अंदर, तो वो उस आर्टरी की वॉल्स पे क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। तो जब ये प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर। जब ये वेव मूव कर रही होगी, जब बीट मूव कर रही होगी, तो मैक्सिमम प्रेशर डालेगा। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो मैक्सिमम ब्लड किसके अंदर पुश कर देगा, एओर्टा के अंदर पुश कर देगा। एओर्टा के अंदर मैक्सिमम ब्लड जा रहा है, और जब मैक्सिमम ब्लड जा रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर कहां पे डालेगा, वो आर्टरीज की वॉल्स पे डालेगा मैक्सिमम प्रेशर। तो उस प्रेशर को हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो सिस्टोल कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स ने सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मैक्सिमम ब्लड का फ्लो, जब मैक्सिमम ब्लड की वेव मूव करेगी आर्टरी के अंदर, एओर्टा के अंदर, तो वो वॉल पे जो प्रेशर डालेगी उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक बीपी, जो साइकिल में मैक्सिमम होता है। और जब हार्ट सेकंड लेवल पे क्या करेगा, रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएगा, जब दोबारा से रीफिल होगा। रीफिल कैसे होता है, हार्ट एट्रियम से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, एयोर्टिक वॉल्व बंद हो जाएगा, एयोर्टा से कनेक्शन एक बार बंद हो जाएगा पूरा, और जो वेंट्रिकल है दोबारा से रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़े से फैल जाएंगे वेंट्रिकल्स। ब्लड को किधर से लेंगे, ये एट्रियम से। तो जब हार्ट रीफिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है और एयोर्टिक वॉल्व बंद है, तो जो आर्टरीज हैं या एयोर्टा है, उनका प्रेशर जो होगा अंदर का वो मिनिमम हो जाएगा। वेव के टाइम पे तो वो मैक्सिमम था, अब वो क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रेशर हो जाएगा। जो ब्लड बचा खुचा आर्टरी के अंदर पड़ा है, बस सिर्फ उसी का प्रेशर बचेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हार्ट डायस्टोल कर रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है और एयोर्टिक वॉल्व बंद है। एयोर्टिक वॉल्व बंद होने की वजह से क्या होगा, जितना जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर मौजूद है, वो वेव के फॉर्म में नहीं, वो जस्ट एक फ्लो के रूप में आगे बढ़ेगा और वो अपने सर्किट का, अपने साइकिल का मिनिमम प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। ये दो प्रेशर तो है, ये तो दोनों प्रेशर के जनरेशन का मैकेनिज्म है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक बीपी जनरेट होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा, डायस्टोल करेगा तो डायस्टोलिक बीपी जनरेट होगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। अब होता क्या है, सिस्टोल के टाइम पे देखिए, ये देखिए जो वेंट्रिकल है वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखो दोनों वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो कितना छोटा लग रहा है और राइट वेंट्रिकल देखो कितना छोटा लग रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, अपना ब्लड इसके नीचे से, ये देखो ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है, अपने नीचे इसके जो पल्मोनरी आर्टरीज आ रही है उसके नीचे से एयोर्टा जा रही है। तो एयोर्टा के अंदर किसने ब्लड पुश किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड पुश किया, एयोर्टा घूमते हुए आगे हाथ में ब्लड ले आएगी और यहां से हम नाप लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर आएगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक बीपी, और जब इस कंडीशन में हार्ट क्या हो रहा है, डायस्टोल कर रहा है। अब आप देखिए
जो ब्लड की मूवमेंट है वो आयोटा के अंदर नहीं है। अब क्योंकि आयोटिक वॉल्व बंद हो गया, अब कौन सा वॉल्व खुल गया? मिट्रल वॉल्व खुल गया, मिट्रल वॉल्व। तो मिट्रल वॉल्व खुला तो ब्लड किधर आएगा? एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ मूव करेगा और वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल, डायस्टोलिक बीपी जनरेट हो जाएगा। और इन दोनों बीपी की रिकॉर्डिंग को हम नापते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। एक मीटर है जो प्रेशर नापता है, और किसका प्रेशर नापने में हमारी हेल्प करता है? आर्टरीज के अंदर ब्लड के प्रेशर को नापने में हमारी हेल्प करता है। हम क्या करते हैं? हम बाइसेप या अपर आर्म पे एक कफ रैप करते हैं, एक कफ रैप करते हैं। अब हमें इसके साथ साथ मैं आपको वेरिएबल्स भी बता देता हूं कि इस कफ का साइज क्या होना चाहिए। अब आप देखिए कि जैसे इस पर्सन की आर्म का सर्कमफेरेंस है, जो पूरा घेरा है आर्म का, जो आर्म का इसका सर्कमफेरेंस होगा, उस सर्कमफेरेंस से जो हमारा ब्लैडर है, हमारे कफ का ब्लैडर है, जिससे स्फिग्मोमैनोमीटर जुड़ा हुआ है, जो कफ हमने बांधा हुआ है, उस कफ का साइज कितना होना चाहिए? आर्म के टोटल सर्कमफेरेंस का 80% लेंथ कितनी होनी चाहिए? आर्म का जितना सर्कमफेरेंस है, जितनी मोटाई है आर्म की, उसका 80% होना चाहिए। उसकी जो लेंथ है, जो ऐसे कवर करेगी लंबाई। जब इसको मैं मान लो खोल के दिखाऊं आपको कफ को, तो कफ कैसा दिखेगा? मान लो ये बीपी कफ है, तो कफ इतना बड़ा दिखेगा, और कफ के अंदर क्या होगा? एक इतना बड़ा उसके अंदर होगा ब्लैडर, जिसके अंदर एयर भरी जाती है। इसको बोलते हैं कफ का ब्लैडर। ये पूरा जो है, ये कफ के ऊपर का क्लॉथ है। पूरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? कफ। और कफ के अंदर क्या होता है? ब्लैडर, जिसके अंदर क्या फिल होती है? एयर, जब हम उसको फिल करते हैं एयर को, ठीक है। और ये जुड़ा होता है 2 ट्यूबिंग्स के साथ, ब्लैडर। अब जो बात मैं कर रहा हूं बात इसकी लेंथ की। किसकी लेंथ की? इस ब्लैडर की लेंथ की, कि इस ब्लैडर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी आर्म को ये कवर करे लेंथ वाइज। जब इसको मैं ऐसे लपेटूं, आर्म पे लपेटूं, तो इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो लेंथ होनी चाहिए 80% ऑफ जो आर्म का सर्कमफेरेंस है, उसका 80%। ब्लैडर की लंबाई 80% होनी चाहिए किसकी? आर्म के सर्कमफेरेंस की। एक बात याद रखिए। दूसरी बात, जो ब्लैडर की मोटाई है, इस प्रकार से जो उसकी थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, इस प्रकार थिकनेस, ये कितनी होनी चाहिए? इसको बोलते हैं विड्थ। क्या बोलते हैं? ब्लैडर की विड्थ। और ये होनी चाहिए 40% ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ आर्म। पहली बात, 2 कंडीशनें तो हमें, जब हम स्फिग्मोमैनोमीटर और उसका कफ सेलेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के लिए कि कौन से कफ से इस पेशेंट का बीपी लेना है, तो हमें ये देखना होगा कि जो हमने कफ का साइज सेलेक्ट किया है, उस कफ का साइज क्या होना चाहिए? 80% तो उसकी लेंथ होनी चाहिए। किसकी 80%? 100% नहीं है। पूरा जो ब्लैडर है वो पूरी आर्म को कवर ना करे, 20% हिस्से को क्या करे? ओपन छोड़ दे। और वो 20% हिस्सा क्या होता है? एंटीरियर साइड में होता है। ओके फाइन। तो 80% ऑफ आर्म के सर्कमफेरेंस का 80% उसकी लेंथ, जो ब्लैडर की इस प्रकार लेंथ है, ये 80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस होनी चाहिए। और जो उसकी विड्थ है वो होनी चाहिए 40% ऑफ आर्म के सर्कमफेरेंस की। ऐसा हमने क्या करना है? सबसे पहले एक कफ सेलेक्ट कर लेना है।
और हमारे पास स्फिग्नोमैनोमीटर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि उसको हम बीपी को चेक कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब हम बीपी चेक करने के लिए जाएंगे तो हमें वो जो हमने कफ सेलेक्ट किया है उस कफ को अप्लाई करना है। जैसे इस पेशेंट के अप्लाई किया हुआ है तो उस कफ को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे? जो उसकी आर्म है पेशेंट की, देखिए जैसे जो पेशेंट की आर्म है, उस आर्म का जो उसका एंटीक्यूबिटल फोसा है, इस जो एरिया है ये वाला, इससे 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर अबव, ऊपर की ओर, इस जॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर अबव की ओर हम इसको अप्लाई करेंगे। उससे ऊपर इसको बांधेंगे, उससे ऊपर यहां से इसको बांधना शुरू करेंगे। इतने एरिया में इसको अप्लाई करेंगे। मान लो जैसे ये बंदे की आर्म है, बंदा बैठा है, तो यहां पे अप्लाई होगा। कोहनी वाला जो एंटीक्यूबिटल फोसा है वहां से कितना ऊपर होना चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। जैसे ये देखिए थोड़ी सी जगह इसने छोड़ के अप्लाई किया हुआ है इस कंडीशन में, इस पेशेंट के। ओके फाइन। तो एक ये चीज आपसे पूछ सकता है कि जब अप्लाई करना है कफ तो वो कहां पे करना है? तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर अबव करना है। किसके अबव करना है? जो एंटीक्यूबिटल फोसा है, ताकि वहां से हम क्या कर सकें, उसको सुन सकें। किसको? जो वहां पे साउंड आएगा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास स्फिग्नोमैनोमीटर था, मैंने कफ सेलेक्ट किया, पेशेंट को बिठा लिया और मेरे मन में है कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा उसको। एंटीक्यूबिटल फोसा से 1 इंच अबव या 2.5 सेंटीमीटर अबव अप्लाई करूंगा। तो मैं पेशेंट को क्या पहले करने के लिए बोलूंगा? पेशेंट को सपोर्टेड सिटिंग के साथ बिठा लूंगा। पहले बैक सपोर्टेड होनी चाहिए उसकी। उसको बोलूंगा कि आप अच्छे से सपोर्ट लगा के एक चेयर पे बैठ जाइए। फिर उसका जो हाथ है उसको मैंने क्या किया, जो मेरे पास टेबल था वो बड़ा नीचा था, उस पर मैंने तकिया रख लिया। तकिया रखा और तकिया के ऊपर उस पेशेंट का हाथ रेस्टिंग पोजीशन में करवा दिया। हाथ उसका रेस्ट कर रहा है टेबल के ऊपर, ताकि जो मैं कफ अप्लाई करूं वो किसके लेवल पे रहे? हार्ट के लेवल पे रहे। हार्ट के लेवल पे रहे। हार्ट के लेवल से नीचे जाएगा तो बीपी के अंदर उसमें क्या आ जाएगी? हमारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जो रीडिंग आएगी वो रॉन्ग आएगी, गलत आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट क्या रहेगा कि पूरी आर्म को मैं क्या करवा लूंगा? बेयर करवा लूंगा। देखो इसकी पूरी आर्म से मैंने कपड़ा हटा दिया है। पूरी आर्म से कपड़े को हटा देंगे। ऐसा नहीं है कि शर्ट पहनिए, शर्ट के ऊपर से बीपी चेक किए जा रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इमेज दे सकता है, उसमें बोलेगा कि कौन सी चीज, कौन सी इमेज सही है। तो यदि सभी के कपड़े पे लपेट रखा है, एक के कपड़े पे, एक का आर्म का कपड़ा उसने हटाया हुआ है, बाजू को बेयर किया हुआ है, तो वो ऑप्शन उसका सही होगा, क्योंकि कपड़े के ऊपर से बीपी हमें चेक नहीं करना होता। इसके साथ भी इरेगुलरिटीज मिल सकती हैं। और नेक्स्ट, जब पेशेंट मेरा तैयार हो गया, मैंने उसको प्रोसीजर समझा दिया। और एक नेक्स्ट बात है, और इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट के जो फुट है वो क्या होने चाहिए? वेल सिटिंग पोजीशन में टच कर रहे हो, जो हमारा फ्लोर है उसको टच कर रहे हो आराम से। पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो और पेशेंट बातें नहीं कर रहा हो, पेशेंट फोन नहीं यूज कर रहा हो और पेशेंट आराम से सिटिंग पोजीशन में आपके सामने बैठा हो। आप पेशेंट को बताएंगे कि हम आपका बीपी चेक करने जा रहे हैं और आपको पता है कि बीपी का मैकेनिज्म क्या है। अब आपको क्या क्या करना है, और साथ के साथ जो मैं आपको बातें बताता जाऊंगा जो करनी है, उनको आप याद रखिए, क्योंकि उन्हीं में से कोई ना कोई बात पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यदि बीपी के बारे में क्वेश्चन आएगा तो। अब रहेगी बात, मैंने यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर का जो कफ था, स्फिग्मोमैनोमीटर को मैंने टेबल पे रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर नीचे करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हाथ है पेशेंट का, जहां पे मैंने कफ अप्लाई किया है, वो हार्ट के लेवल पे रहे। यदि आपका पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, तो ऐसा नहीं है कि आपने हाथ नीचे लटका दिया तो बीपी ज्यादा आ जाएगा, हाथ ऊपर कर दिया तो बीपी कम आ जाएगा। दोनों में क्या है, जो रीडिंग है वो इरेगुलर, जो एबनॉर्मल रीडिंग आएगी, जो रियल नहीं होगी, वो रीडिंग गलत रीडिंग आएगी। यदि आप
जो जिस एरिया पे आपने कफ अप्लाई किया है उसको क्या करोगे, बिलो हार्ट करोगे तो रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी, अबव हार्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, रीडिंग कम आ जाएगी। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि अब मेरे पास और एक इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो मैंने ले लिया स्फिग्मोमैनोमीटर, एक तो मैंने स्फिग्मोमैनोमीटर ले लिया, और जो मेरे कफ थे, कफ के अंदर जो उसका ब्लैडर था उसका साइज क्या लिया, 80% लेंथ, 80% ऑफ आर्म की सर्कमफेरेंस की, 40% ऑफ विड्थ ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस की। ठीक है, इतने साइज का मैंने क्या कर लिया, कफ ले लिया, स्फिग्मोमैनोमीटर मैंने रेडी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा मेरे को क्या चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए। ये दो चीजें मस्ट है मेरे पास, बाकी ग्लव्स वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, उस पेशेंट को मैंने बिठा लिया, अब मैं उस पेशेंट से दोनों आर्म्स में से आर्म सेलेक्ट करूंगा और पेशेंट से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि उसकी पर्टिकुलर कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि जिसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो उस पर्टिकुलर आर्म से बीपी चेक करना, क्योंकि मैंने क्या अप्लाई करना है, वहां पे कफ अप्लाई करना और फिर उसके अंदर एयर फिल करनी है और फिर बीपी चेक करना है। तो मेरा पेशेंट से अगला क्वेश्चन क्या होगा, पेशेंट से मैं जो क्वेश्चन करूंगा उस क्वेश्चन में मैं ये पूछूंगा कि आपके, जैसे मान लो मैंने सोचा मैं राइट हैंड में बीपी चेक करना चाह रहा हूं, तो मैं पूछूंगा कि राइट हैंड में कैनुला तो नहीं लगा हुआ, पहला क्या, वेन फ्लो कैनुला तो नहीं लगा हुआ, यदि लगा हुआ है, यदि आईवी कैनुला लगा हुआ है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, तो उसके अंदर मैं उस हाथ से बीपी चेक करना अवॉइड करूंगा। ठीक है, उस हाथ से हम बीपी चेक नहीं करेंगे यदि उसमें कैनुला या आईवी फ्लूइड चल रहा है, वेरी सिंपल है और पेपर में आ सकता है। दूसरा मैं उससे पूछूंगा कोई आर्टीरियो वेनस फिस्टुला या ग्राफ्ट तो नहीं बना हुआ, फिस्टुला, एवी फिस्टुला, एट्रियो वेनस फिस्टुला तो नहीं बना। इसमें ये फिस्टुला हम कब बनाते हैं, जब किसी पेशेंट का हीमोडायलिसिस चल रहा होता है। उस कंडीशन में क्या है कि ज़्यादा ब्लड फ्लो पाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टरी, रेडियल आर्टरी और यहाँ पे हमारी जो रेडियल वेन है उनका कनेक्शन बना देते हैं, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, बेसल आर्टरी, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने से क्या है कि वेन के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। यदि ऐसी कोई कंडीशन है, फिस्टुला बना है, उस पेशेंट का कोई हीमोडायलिसिस चल रहा है, हीमोडायलिसिस क्या होता है कि एक मशीन के साथ क्या कर रहे हैं, मशीन के साथ हम किडनी का काम ले रहे हैं, उससे ब्लड को फिल्टर करते हैं, जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, क्रोनिक किडनी फेलियर, उनमें हम हीमोडायलिसिस मशीन का यूज करते हैं और उस मशीन का यूज करने के लिए हमें एवी आर्टीरियो वीनस फिस्टुला बनाना पड़ता है। यदि ये किसी पेशेंट के बना हुआ है तो हम उस हाथ को अवॉइड करते हैं, उस हाथ से बीपी चेक करना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है किसी की मैस्टेक्टमी हुई है, मैस्टेक्टमी में क्या होता है कि किसी का ब्रेस्ट रिमूव किया गया है पेशेंट का, चाहे वो मेल है या फीमेल है, ब्रेस्ट कैंसर वालों में या लंप रिमूव करने वालों में ऐसा होता है। तो ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ जब वो रेडिकल मैस्टेक्टमी करते हैं तो उसमें एक्जिला के जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। उस कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर हाथ से, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो और जो उसका ड्रेन है, पर्टिकुलरली उसका जो ड्रेन है, जो हाथ से जो फ्लूइड या ब्लड आ रहा है, उसकी जो ड्रेनिंग कैपेसिटी होती है, ड्रेनिंग कैपेसिटी का मतलब जो वेन्स और जो लिम्फेटिक जो चैनल्स हैं, जो वो फ्लूइड लेके आ रही हैं वापस हार्ट के पास, तो वो हो जाता है डिमिनिश, वो स्लो हो जाता है उस कंडीशन में। तो हम कभी भी रिस्क नहीं उठाते कि मैस्टेक्टमी वाले पेशेंट के बीपी चेक करें सेम हाथ से जिस हाथ में उसके क्या हुआ है, मैस्टेक्टमी हुई है। एवी फिस्टुला बना है तो भी हम नहीं चेक करते, कैनुला लगा है तो भी हम चेक नहीं करते। कोई स्पेशल कंडीशन है, कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा है, कोई लीजन है,
तो उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं सेम साइड के हाथ से बीपी चेक करना। अब यदि इन चीज़ों को हमने एक्सक्लूड कर लिया कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईवी कैनुला भी नहीं लगा हुआ, फिस्टुला भी नहीं बना हुआ, मेस्टेक्टमी भी नहीं हुई और कोई सर्जरी, कोई ट्रॉमा हैंड का नहीं है, जो उसका हैंड है राइट हैंड जिसमें मैंने बीपी चेक करना है वो हेल्दी है, बिल्कुल ओके है, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा एज ए आर्म ऑफ बीपी चेकिंग। ठीक है, अब मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसका बीपी चेक करने जा रहा हूं, कहां से, राइट आर्म से बीपी चेक करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको समझ आ गए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किए उन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरा जो कफ था उसको अप्लाई करूंगा। कफ को कैसे अप्लाई करूंगा इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि ये पेशेंट का है आर्म, मैंने ये आर्म बनाया और मान लो ये उसका आर्म है और आगे उसका ये हाथ बन गया। अब इस आर्म पे मैं बीपी कफ अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं बीपी कफ कैसे अप्लाई करूंगा, मान लो इसके मैं नीचे की साइड, पोस्टीरियर, जो उसकी पोस्टीरियर साइड होगी, पीछे की साइड, ठीक है, पोस्टीरियर साइड में क्या रखूंगा, उसका ब्लैडर रखूंगा सेंटर पे। क्या रखूंगा, ब्लैडर, समझ रहे हो, ब्लैडर उसका सेंटर पे रखूंगा। और ब्लैडर के बार बार क्या होता है, ब्लैडर के बार बार होता है जी कपड़े का बना हुआ, क्लॉथ का बना हुआ कफ। और ब्लैडर से क्या निकलती हैं, दो ट्यूब्स निकलती हैं, ब्लैडर से दो ट्यूब्स निकलती हैं ऐसे। अब इसको मैं लपेट दूंगा, इस कफ को मैं लपेट दूंगा इस टाइप से लपेटूंगा कि जो ये वाली दो मेरी पाइप्स हैं ये कहाँ, इनकी पोजीशन क्या रहे, इनकी पोजीशन रहे, जैसे मैं अभी एक और फोटो बनाता हूं, उसमें जैसे मान लो कि पर्सन का, फॉर एग्जांपल ये पर्सन का आर्म था, मान लो ये पर्सन का आर्म था, तो उस पर मैंने कफ अप्लाई किया, तो वो कफ कैसे दिखेगा, वो कफ दिखेगा ऐसे अप्लाई किया हुआ, और जो उसकी ट्यूबिंग होगी वो एंटीरियर साइड में रहेगी। यहाँ एक ट्यूब कहाँ जाएगी, एक ट्यूब जाएगी जो हमारी मशीन है उसके अंदर, और दूसरी ट्यूब कहाँ जाएगी, जो हमारे पास क्या है, ब्लैडर को फिल करने का एक इक्विपमेंट है उसके अंदर जाएगी, जो हमारे पास ब्लैडर को फिल करने का जो हमारा कफ है उसके अंदर जाएगी। ठीक है, पंप जो है हमारे पास इधर लगा हुआ, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा एक बटन रहेगा प्रेशर को रिलीज करने का। अब मेन जो मेरी बताने की बात थी, जो जिस पे मैं मेन फोकस कर रहा हूँ कि जो ट्यूबिंग है वो कहाँ रहनी चाहिए, ट्यूबिंग एंटीरियर साइड में रहनी चाहिए, एंटीरियर साइड में, हाथ के आगे की साइड, ट्यूब्स जो है वो दोनों आगे की साइड रहे। ओके, और अप्लाई कहाँ करना है, जो एंटीक्यूबिटल एरिया है, एंटीक्यूबिटल एरिया के कहाँ करना है, 1 इंच अबव, 1 इंच अबव यहां अप्लाई करना है, इस जो जॉइंट से 1 इंच अबव, ताकि इस जॉइंट की जो आर्टरी है उसको मैं सुन सकूं बाद में जब मैं स्टेथोस्कोप अप्लाई करूंगा। अब मेरे को क्या करना है नेक्स्ट, अब मेरे को नेक्स्ट ये करना है कि अब मैं इस मशीन को हटा देता हूं, इसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो सीन ये रहेगा, मान लो ये इसका हाथ है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को एयर फिल करनी है, क्या करना है, एयर फिल करनी है इस ब्लैडर के अंदर बीपी चेक करने के लिए। आप यही करते हैं, आप कफ को अप्लाई करते हैं, ट्यूबिंग्स को आगे रखते हैं और फिर ब्लैडर को अपने हाथ में लेके और एयर फिल करना शुरू करते हैं। उसके अंदर प्रेशर आने लग जाता है, किसमें आता है प्रेशर, जो आपकी मशीन है उसके अंदर रीडिंग आने लग जाती है, ऐसे जो उसकी सुई होती है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी। जैसे जैसे आप उसके अंदर क्या फिल करते जाओगे, एयर फिल करते जाओगे, तो जो उसकी सुई है वो बताएगी कि प्रेशर कितना हो रहा है इस ब्लैडर के अंदर, क्योंकि आप ब्लैडर के अंदर एयर फिल कर रहे हैं।
तो जब हम एयर फिल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फिलिंग एयर इन कफ या इन ब्लैडर, जब हम एयर पुश कर रहे हैं उस टाइम, उसके दौरान, उसको एयर फिल करते टाइम हमें रेडियल पल्स को फील करना है। यहां से रेडियल पल्स को हाथ से फील करना है, ऐसे फील करना है कि रेडियल पल्स आ रही है। और कब तक आ रही है? जैसे ही रेडियल पल्स डिसअपीयर होगी, ठीक है, ड्यूरिंग फिलिंग एयर इन ब्लैडर ऑलवेज, ठीक है, यहां मैं लिखूं यदि, चलो एक बार इसको पूरा हटा के लिखता हूं कि ऑलवेज क्या करना है आपको ऑलवेज क्या करना है, इस आर्टरी को फील करते रहना, फील करते हुए आर्टरी को फील करते हुए एयर फिल करनी है, पेशेंट की आर्टरी को फील करना है। जैसे ही वो डिसअपीयर हुई उससे 20 to 30 mm ऑफ Hg और प्रेशर फिल करके आपको रुक जाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप बिना स्टेथोस्कोप से कुछ सुने, बिना आप क्या किए, यहां से फील किए, आप डायरेक्ट एयर फिल करते जाएं। ब्लाइंडली एयर कभी भी फिल नहीं करनी है। एयर फिल कैसे करनी है? आपने फील करना है रेडियल आर्टरी को, रेडियल आर्टरी पे हाथ रखना है, स्टेथोस्कोप चाहे आपने लगाया चाहे नहीं लगाया अभी तक, रेडियल आर्टरी को पकड़ लेना है, उधर से एयर फिल करते रहना है। जैसे ही पल्स गायब हो जाएगी, पल्स डिसअपीयर होगी यहां से, जैसे ही पल्स डिसअपीयर हुई उससे 20 to 30 mm ऑफ Hg प्रेशर और मोर प्रेशर, ठीक है, प्लस और प्रेशर फिल करना है और फिर रुक जाना है। ओके, इसका भी एक पर्पज है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कि आपका जो स्फिग्मोमैनोमीटर था उसके अंदर आपने एयर फिल की, और वो एयर कितनी थी, वो आपने एयर फिल की, मान लो इसके अंदर जो एयर फिल की वो आपने की 160 mm ऑफ Hg तक, 160 तक ही चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि 140 पे जाके यहां से पल्स डिसअपीयर हुई। फिर आपने 20 mm ऑफ Hg और फिल किया, ओके, और फिर आप क्या करोगे, स्टेथोस्कोप अप्लाई करोगे, कहां पे, एंटीकुबिटल फोसा पे, जो आपकी कौन सी आर्टरी है यहां पे, ब्रेकियल पल्स पे। ब्रेकियल पल्स पे क्या अप्लाई करोगे, स्टेथोस्कोप लगा के इसको सुनोगे, कानों में स्टेथोस्कोप लगाओगे, इसको सुनोगे, और इस पे स्टेथोस्कोप लगाओगे तो आपको कुछ नहीं सुनेगा क्योंकि वहां पे अभी के लिए पल्स बंद है। फिर आप क्या करोगे, यहां से रिलीज करोगे प्रेशर को, हल्का सा प्रेशर को रिलीज करोगे तो यहां से जो 160 का प्रेशर था ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। नीचे जैसे आएगा तो कुछ टाइम बाद आपको एक बीट सुनना शुरू हो जाएगी, एक बीट सुनना शुरू हो जाएगी। वो पल्स नहीं है, वो एक श्रिल साउंड है, जो कि क्यों आ रहा है, क्योंकि जो यहां से आर्टरी जा रही है, ब्रेकियल आर्टरी, उस आर्टरी पे आपने बाहर से प्रेशर डाल दिया। लाइक वो आर्टरी ऐसे हो रखी है बेचारी, ये ऊपर से आर्टरी आ रही है, यहां आपने कफ अप्लाई कर दिया तो आर्टरी ऐसे हो गई, और आगे से एरिया क्या है, खुला। आप सुन रहे हो यहां से खुले एरिया से, तो जब नैरो एरिया से कोई फ्लूइड मूव करता हुआ खुले एरिया में आता है तो वो एक आवाज करता है, वो आवाज जो आती है उसको हम सुनते हैं। तो लगभग 130 के आसपास, यदि आपने 160 फिल किया है, 30 ज्यादा भरा था पल्स के डिसअपीयर होने के बाद, तो 130 के आसपास आके आपको क्या सुनना शुरू हो गया, आपको एक साउंड सुनना शुरू हो गया। उस साउंड को जो स्टेथोस्कोप के अंदर सुनता है उसको बोलते हैं कोट कॉफ साउंड। क्या बोलते हैं उसको, कोट कॉफ साउंड, कोट कॉफ साउंड। एक श्रिल साउंड सुनेगा, उसको कोट कॉफ साउंड
हम बोलते हैं, पेपर में पूछ सकता है कि जो बीपी मेजरमेंट करते टाइम जब हम ब्रेकियल आर्टरी पे स्टेथोस्कोप रख के सुनते हैं साउंड, तो जो पहला साउंड सुनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोर्टकॉफ साउंड बोलते हैं। एक बात ये ध्यान में रखना, ये पेपर में आ सकती है। और ये पूछ सकता है कि पल्स रेट जब आप फिल कर रहे हैं एयर, तो आपको कितनी ज्यादा फिल करनी है। जब पल्स गायब हो जाए तो उससे कितना प्लस करना है, 20 to 30 mm ऑफ Hg ज्यादा डालना है। जब पल्स गायब हुई उससे 20 to 30 mm ऑफ Hg। राइट प्रैक्टिस ये है। नेक्स्ट जो है, फिर हम और प्रेशर कम करते रहेंगे। यहां से और प्रेशर क्या करेंगे, और प्रेशर रिलीज करते रहेंगे इस पॉइंट से। जो हमारा ये कफ है इससे प्रेशर और रिलीज करेंगे, तो एक पॉइंट ये आएगा 130 पे, तो वो साउंड कोर्टकॉफ साउंड सुनना शुरू हुए थे। वो कोर्टकॉफ साउंड जब हमारा प्रेशर 90 के आसपास आएगा, तो वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। जिस पॉइंट पे वो डिसअपीयर होंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। और जिस पॉइंट पे वो कोर्टकॉफ साउंड शुरू हुए थे उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कब आया, जब वो साउंड सुनने शुरू हुए, कोर्टकॉफ साउंड, पहला कोर्टकॉफ साउंड सुना जो आपको 130 पे मैंने बताया, 130 पे सुना था, वो था उसका सिस्टोलिक बीपी। और जब वो कोर्टकॉफ साउंड सुनते रहे, आप उसका प्रेशर कम करते रहे, आपको साउंड सुनते रहे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो साउंड सुनना बंद हो गए। और उस टाइम तक मान लो एक फॉर एग्जांपल कि आप 90 mm ऑफ Hg तक पहुंच चुके थे प्रेशर कम करते करते। जो प्रेशर आपने 160 भरा था 130 पे लेके आए, तो कोई आवाज सुनना शुरू हुई। जब वो आवाज सुनना शुरू हुई, उस आवाज का नाम तो कोर्टकॉफ साउंड था, पर जब जिस पॉइंट पे वो सुनना शुरू हुई, यदि वो 130 पे शुरू हुई, तो उसका मतलब था कि सिस्टोलिक बीपी 130 है, 130 है। और जैसे ही वो कोर्टकॉफ साउंड और चलते रहे और हम प्रेशर कम करते रहे, एक पॉइंट ऐसा आया जिस पॉइंट पे वो कोर्टकॉफ साउंड गायब हो गए। जो साउंड श्रिल साउंड सुन रहे थे वो गायब हो गए। जब वो साउंड गायब हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे डायस्टोलिक बीपी। और मान लो उस पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी आया 90 पे आके वो डिसअपीयर हो गए, तो उनको बोल देंगे डायस्टोलिक बीपी। अब आपको समझ आ गया होगा कि बीपी कैसे चेक करना है। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट स्लाइड और बना लेते हैं अपन। देखो सिंपल ऐसा है, ये मान लो हमारी मशीन है, मशीन के अंदर रीडिंग आ रही है, तो पल्स हमें जब तक सुनती रहेगी। मैंने आपको कहा कफ लपेट लेना है 1 इंच अबव। कफ लपेटने के बाद आप एयर फिल करना शुरू करो। जैसे आप एयर फिल करोगे तो आपका जो स्फिग्मोमैनोमीटर है उसके अंदर जो भी आपकी सुई लगी हुई, नीडल लगी हुई है, वो मूव करना शुरू कर देगी। जैसे वो उसके अंदर प्रेशर बताएगी कि प्रेशर बढ़ रहा है। आपको कब तक प्रेशर बढ़ते जाना है, जब तक आप, क्योंकि आप साथ के साथ क्या फील कर रहे हैं, रेडियल आर्टरी फील कर रहे हैं। रेडियल आर्टरी को फील करते रहना और साथ के साथ क्या करते रहना है, प्रेशर फिल करते रहना है। एक पॉइंट आएगा रेडियल आर्टरी गायब हो जाएगी। रेडियल आर्टरी गायब होने के बाद आपको और ज्यादा कितना प्रेशर भरना है, 20 to 30 mm ऑफ Hg। ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, पहली बात। अब क्या करना है, आपने उठाना है स्टेथोस्कोप, रेडियल आर्टरी को छोड़ देना है, स्टेथोस्कोप लगा के उसको रखना कहाँ है, एंटीक्यूबिटल फोसा पे। किसको सुनना है, ब्रेकियल आर्टरी को। ब्रेकियल आर्टरी पे जब रखेंगे और रखने के बाद जो इसका प्रेशर था उस प्रेशर को हल्के हल्के क्या करना है, रिलीज करना है, कम कराना है। जैसे प्रेशर को कम कराओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें स्टेथोस्कोप के अंदर आवाज सुनेगी, आवाज सुननी शुरू होगी। जिस पॉइंट पे वो आवाज सुनेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी। और जिस पॉइंट जो आवाज सुनती है, आवाज का नाम होता है कोर्टकॉफ साउंड। ओके,
और जो साउंड है वो सिस्टोलिक बीपी, मान लो 130 पे साउंड सुनने शुरू हुए और वो साउंड नीचे आते आते एक पॉइंट पे गायब हो जाएंगे। मान लो वो 90 पे गायब हो गए, इसका मतलब क्या है कि जो 90 है या 90 है वो क्या है, डायस्टोलिक बीपी है। आ गया समझ? वेरी इजी। जैसे वो साउंड गायब हुए आप पूरी की पूरी एयर को रिलीज कर दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि इसका जो मैक्सिमम प्रेशर आ रहा है वो 130 आ रहा है और जो मिनिमम प्रेशर आ रहा है वो 90 mm ऑफ Hg आ रहा है। वेरी सिंपल, इतना सा फंडा है इसका बस बीपी चेक करने का। अब ये तो आपने बीपी चेक कर लिया, बीपी को रिकॉर्ड कर लिया। अब रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि बीपी से जुड़ी हुई है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें बीपी चेक करते टाइम ध्यान देने हैं। वो की पॉइंट्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छेड़छाड़ कर सकती हैं, जो हमारी रीडिंग्स को गलत साबित कर सकती हैं, गलत कर सकती हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे मैंने एक प्रैक्टिस का आपके साथ डिस्कस किया कि यदि आप आम जो है उसका लेवल, आम कौन सी, जिस पे कफ अप्लाई किया हुआ है, लेवल जो है उसको हार्ट लेवल पे नहीं लगते हैं। हार्ट लेवल, आम का जो लेवल या आम या कफ का लेवल जो है उसको कहाँ रखना है, हार्ट लेवल पे रखना है। यदि आप हार्ट लेवल पे नहीं रखोगे, हार्ट लेवल से ऊपर करोगे बीपी कम आ जाएगा, हार्ट लेवल से नीचे करोगे, डाउन बॉडी के डाउन करोगे तो क्या है, बीपी ज्यादा आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से असर पड़ेगा। पहली बात। दूसरा, बीपी कफ का साइज, बीपी कफ का साइज, यदि साइज स्मॉल है और आपने टाइटली अप्लाई कर दिया, क्या, टाइटली अप्लाई कर दिया, कफ किसका साइज स्मॉल है, कफ साइज, कफ साइज स्मॉल है और आपने टाइटली क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो बीपी क्या आएगा, बीपी जो है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, फॉल्स इंक्रीज्ड बीपी आएगा, फॉल्सली इंक्रीज्ड, जो कि नॉर्मली नहीं होगा। और इसका उल्टा, यदि आपने क्या कर दिया, कफ का साइज लार्ज है या आपने लूज अप्लाई कर दिया, सरकमफेरेंस से ज्यादा बड़ा कफ है तो लूज अप्लाई कर दिया या साइज बड़ा है, उस कंडीशन में बीपी कैसा आएगा, उस कंडीशन में बीपी आएगा फॉल्स लो रीडिंग, फॉल्स लो रीडिंग। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, पीडियाट्रिक लोग हैं, उन पे आपने यदि अडल्ट वाला कफ यूज किया, कौन सा, अडल्ट कफ यूज किया, तो बीपी कैसा आएगा, बीपी कैसा आएगा। तो हमें पता है क्योंकि अडल्ट का कफ अप्लाई करेंगे तो कफ लूज अप्लाई होगा, यदि कफ लूज अप्लाई होगा तो बीपी क्या आ जाएगा, फॉल्स लो आ जाएगा। वेरी सिंपल, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में। या वो बोलेगा कि पीडियाट्रिक का कफ है, आपने उसको अडल्ट के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो क्योंकि कफ वो छोटा है टाइटली अप्लाई करना पड़ेगा, तो बीपी आ जाएगा फॉल्स हाई रीडिंग आ जाएगी, हाई रीडिंग आ जाएगी। ये बीपी चेक करने के हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। और क्या है कि पेशेंट, सबसे पहले तो पेशेंट होना ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि पेशेंट रिलैक्स हो और पेशेंट रनिंग या वॉकिंग करके ना आया हो। रनिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करते हैं। मतलब क्या है
कि यदि ये कोई एक्टिविटी के अंदर पेशेंट इन्वॉल्व था तो बीपी उसका इंक्रीज्ड आ सकता है, आपको लग सकता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। तो यदि ऐसी कुछ एक्टिविटी में पेशेंट इन्वॉल्व था, आप उसको बोलेंगे कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लीजिए। हाँ, पोजीशन चाहे वो सिटिंग पोजीशन में करवा रहा है, आर्म रेस्टेड है, टेबल पे रेस्टेड है, आर्म कार्डियक टेबल पे रेस्टेड है, आप बीपी चेक कर सकते हो, बिठा के चेक कर सकते हो, पेशेंट को लेटा के चेक कर सकते हो। दूसरा क्या रहेगा कि पोजीशन चेंज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ड्यूरिंग बीपी चेक कर रहे हो, पेशेंट हिल डुल रहा है, पेशेंट खड़ा हो गया, पेशेंट बैठ गया, तो उससे भी क्या है, हल्का फुल्का बीपी पे असर पड़ता है। एक आता है, तो हम इसमें एक एबनॉर्मलिटी आती होती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इस कंडीशन में क्या होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में कि पेशेंट का जब हम लेटा के बीपी चेक करते हैं तो बीपी ज़्यादा आता है, जैसे उसको खड़ा करके बीपी चेक करते हैं। नॉर्मली होना क्या चाहिए था कि उसकी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स थे उनको जल्दी से नैरो होके उसको कंपनसेट कर लेना चाहिए था, पर उसका बीपी क्या आ जाएगा, सिस्टोलिक बीपी 20 से और डायस्टोलिक बीपी यदि 10 mmHg कम आता है, मान लो उसका लेइंग डाउन पोजीशन में बीपी आ रहा है 130/90, और जब हमने उसको खड़ा किया पेशेंट को, जब बिठा के जब बीपी चेक किया तो उसका बीपी आ रहा है 110/80। यदि ऐसा इतना बीपी का डिफरेंस आ रहा है विदिन 5 मिनट्स या विदिन 2 मिनट्स, तो उसको उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट किससे गुजर रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से गुजर रहा है। उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो सकती है, उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, पर हम उसको ये कहेंगे ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है पोजीशन चेंज करने की वजह से उसको हाइपोटेंशन हो रहा है, उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमें बीपी चेक करते टाइम ध्यान में रखने चाहिए। अभी जो मेन बात है उस पे आते हैं हम कि जो नॉर्मल, अब हमने मैकेनिज्म पढ़ लिया कि बीपी जनरेट कैसे होता है। पहले तो हमने ये पढ़ा कि मैकेनिज्म क्या है, हार्ट में सिस्टोल किया तो सिस्टोलिक बीपी जनरेट हो गया, और सिस्टोलिक बीपी को मेजर कैसे किया हमने उस पर कफ अप्लाई किया, कफ अप्लाई करके और उसमें एयर फिल करके प्रेशर डाला, प्रेशर डालने से क्या है कि एक पॉइंट पे जाके आर्टरी ने अपनी सप्लाई बंद कर दी, और फिर जब हमने रिलीज किया तो उसके अंदर से एक साउंड आने लग गया। जो साउंड पहला साउंड आया उसका मतलब था कि वो मैक्सिमम कौन सा प्रेशर था, वो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर था। उसको जो पहला साउंड आया उसको हमने सिस्टोलिक बीपी नोट किया, और जो लास्ट साउंड आया उसको हमने डायस्टोलिक बीपी नोट किया। इस प्रकार से हमने बीपी चेक भी कर लिया। तो जो नॉर्मल कंडीशन में अडल्ट का बीपी आता है, अडल्ट का बीपी उसको हम मानते हैं 120/80 mmHg, इतना आता है। और इसके अंदर उम्र के साथ साथ थोड़ा बीपी है वो बढ़ जाता है, जैसे एज बढ़ती है, यंग पॉपुलेशन में इतना बीपी नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद जैसे 10-10 साल उम्र बढ़ती जाएगी, 30 से 40, 40 से 50, तो हल्का बीपी 5-5 mmHg बढ़ सकता है। इवन 160 तक भी ओल्ड एज में, जब 80 ईयर के लोग होते हैं 160 तक भी बीपी उनका नॉर्मल माना जाता है, 150 से अबव तक नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि एज के साथ यूजुअली बीपी इंक्रीज होता है। जेंडर के बेस पे क्या है, जो वोमेन होती हैं उनका बीपी हल्का सा कम होता है, लो होता है देन मेल या मैन। वोमेन का जो है बीपी हल्का सा क्या होता है, मैन से कम होता है। नेक्स्ट आता है वेरिएबल इसमें कि नॉर्मल बीपी हमने चेक कर लिया 120/80। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर। ये हमें बहुत बार पूछता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है और मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होना चाहिए। मीन आर्टीरियल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसको निकालने का एक हमारा फॉर्मूला है। मीन आर्टीरियल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं सिस्टोलिक बीपी जितना आ रहा है, फिर हम लिखते हैं
डायस्टोलिक बीपी इंटू 2/3। जैसे यहाँ पे आएगा 120 हमारे पेशेंट का था और 2 गुना डायस्टोलिक, तो 160 हो गया, 160 एंड, तो ये टोटल हो गया, इसको डिवाइड करना है 3 से, 160 एंड 120 टोटल कितना हो गया 200, 280। अब 280 को किससे हम डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 93 आ गया। 93 को बोला जाता है नॉर्मल, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है, जो मीन मतलब जो आर्टरीज के अंदर एक कॉमन प्रेशर, मीन प्रेशर रह रहा है, वो है 93। और यदि 93 या 93 के आसपास रहता है तो वो मैक्सिमम सेरेब्रल परफ्यूजन करता है। क्या करता है, सेरेब्रल परफ्यूजन करता है यदि वो 93 के आसपास रहता है। 93 MAP क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। जब 93 होगा तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल 92, 93, 90 के आसपास रहेगा तो उसको हम बहुत आइडियल मानते हैं, क्योंकि इससे मैक्सिमम सेरेब्रल परफ्यूजन होता है। सेरेब्रल परफ्यूजन मतलब ब्रेन को मैक्सिमम ब्लड जाता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर की यह स्टोरी है, ठीक है। जैसे जैसे हम कहें कि बीपी कम होता जाएगा, बीपी कम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, बीपी कम होने से प्रॉब्लम ये आती है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सेरेब्रल परफ्यूजन भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है कि हाइपरटेंशन हम किसके अब बोलेंगे। देखो यदि बीपी, हाइपरटेंशन, वैसे तो हाइपरटेंशन हम सेपरेट पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे, पर हाइपरटेंशन हम बोलते हैं यदि बीपी 130 से अबव सिस्टोलिक वाला चला जाए एंड अबव 89 इनसे अबव, इससे नॉर्म, यदि इससे नीचे रहता है तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन की फेज में रखते हैं, प्री हाइपरटेंशन। इससे नीचे यदि बिलो 130/90 रहता है तो उसको हम किस में रखते हैं, प्री हाइपरटेंशन, उसको हाइपरटेंसिव नहीं बोलते हैं। पर जैसे ही वो 130/89 या 80 के ऊपर जाता है तो उसको हाइपरटेंसिव स्टेज 1, फिर स्टेज 2, फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो ये हाइपरटेंसिव का आप सेपरेट टॉपिक कार्डियक सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि शॉक की कंडीशन में कितना बीपी होता है। हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो यदि जो हाइपोटेंशन होता है उसका मतलब होता है कि जो सिस्टोलिक बीपी है यदि ये 90/60 से लेस हो जाए, 90/60 से, तो उसको हम सीवियर हाइपोटेंशन बोलते हैं। इस शॉक की कंडीशन भी इसी को ही बोला जाता है। यदि वो 90 से नीचे आ जाता है सिस्टोलिक बीपी तो उसको हम शॉक के अंदर कंसीडर करते हैं कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में है, उसके अंदर फ्लूइड की बहुत कमी है या उसका हार्ट जो है वो इनफ ब्लड को पुश नहीं कर पा रहा है। तो ये रहा हमारा ब्लड प्रेशर का टॉपिक। दोबारा से हम रीसमराइज करते हैं इसको। देखो ब्लड का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हार्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पूरा क्लोज सर्किट है। तो जैसे ही हार्ट पंप करेगा तो एक सिस्टोलिक वेव, ब्लड की वेव आर्टरीज के अंदर आएगी, वो होगा मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, उसको सिस्टोलिक बीपी बोलेंगे, मैक्सिमम प्रेशर जो होगा। और फिर जब हार्ट डायस्टोल कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा, तो आर्टरीज के अंदर मिनिमम प्रेशर होगा, उस मिनिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 120 है और डायस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 80 है। इकाई इसकी, यूनिट इसकी mm/Hg है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या था कि जो हमने कफ सेलेक्ट करना है। अब हम बीपी चेकिंग पे आ गए। बीपी चेक करने के लिए हमारे पास स्फिग्मोमैनोमीटर होना चाहिए। स्फिग्मोमैनोमीटर में 3 चीजें होंगी। एक तो हमारे पास पुश करने के लिए हमारे पास एक तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक मीटर होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, वो एक साइड में होगा। स्फिग्मोमैनोमीटर आगे जुड़ा हुआ होगा एक कफ के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे ये देखो, ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, स्फिग्मोमैनोमीटर है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक ट्यूबिंग के साथ। किससे जुड़ा हुआ है, इस कफ के साथ जुड़ा हुआ है, एक कफ के साथ जुड़ा है। और एक ट्यूबिंग इसी कफ से निकलती है
और वो कहाँ जाती होती है, एक, ये तो जैसे ऑटोमेटिक वाला है, ये एक ही पाइप से एयर फिल भी करेगा और एक ही पाइप से वापस भी रिलीज कर देगा। और जो पुराने वाले आते थे उसमें क्या होता था, इसमें क्या भरा रहेगा, एयर भरने के लिए हमारे पास एक क्या होगा, एक सेपरेट पायलट कफ होगा। पायलट कफ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर एयर फिल करेंगे और यहाँ पे एक बटन लगा होगा जिससे हम इसको क्या कर लेंगे, एयर के प्रेशर को रिलीज करेंगे। और मैंने आपको कहा जो मैनुअल, यदि आप बीपी चेक कर रहे हैं, मैनुअल बीपी चेकिंग के टाइम आपको रेडियल पल्स को फील करते हुए एयर फिल करनी है। एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियल आर्टरी को फील करते हुए एयर फिल करनी है और एयर फिल तब तक करनी है जब तक रेडियल आर्टरी की पल्स गायब नहीं हो जाए, उसके भी अबव 20 to 30 mm ऑफ Hg। फिर हमें क्या करना है, स्टेथोस्कोप रखना है एंटीक्यूबिटल एरिया पे, ब्रेकियल आर्टरी को सुनना है और रिलीज करना है प्रेशर, कफ का प्रेशर रिलीज करना है। जैसे आप रिलीज करेंगे तो 20-30 mm Hg जैसे प्रेशर नीचे आएगा तो वहां से हमें एक साउंड सुनना शुरू हो जाएगा। उस साउंड को हम कोर्टिकॉफ साउंड बोलते हैं और जो पहला साउंड सुनता है जिस पॉइंट पे, उस लेवल को हम सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। फिर वो साउंड गायब हो जाता है, जिस पॉइंट पे वो साउंड गायब हो जाता है उसको हम डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं और इसको हम नोट कर लेते हैं, बीपी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये रहा हमारा बीपी चेकिंग करने का फॉर्मूला। हाँ, बीपी चेकिंग करते टाइम पेशेंट पूरा रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए और क्या है कि पेशेंट की आर्म जो है रेस्टिंग होनी चाहिए और हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए, हार्ट के बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए आर्म, उसकी आर्म या कफ। यदि ये ऊपर होगी हार्ट के लेवल के, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यदि कफ या ब्लैडर हार्ट के लेवल के ऊपर होगा तो ब्लड प्रेशर कम आएगा, याद रखिए ब्लड प्रेशर कम आएगा। और यदि हार्ट के लेवल के नीचे हो, पेशेंट लेटा हुआ और उसने हाथ नीचे लटका लिया, हार्ट के यदि लेवल के नीचे होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आर्म, हार्ट को आर्म के लेवल के रखना है। बीपी कफ का साइज, यदि बीपी कफ का साइज स्मॉल है बीपी की फॉल्स हाई रीडिंग आएगी, बीपी कफ का साइज लार्ज है तो फॉल्स लो रीडिंग आएगी। इसको आप पीडियाट्रिक और अडल्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, जो हमारे अपर लिम्स है, अपर लिम्स, अपर लिम्स जो हमारे हाथ हैं उनके अंदर जो बीपी है और जो लोअर लिम्स के अंदर बीपी है उनमें हल्का सा डिफरेंस होता है। जो अपर लिम्स वाला बीपी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हाई होता है देन जो लोअर जो है लिम्स है उनका बीपी ज़्यादा होता है देन अपर लिम्स, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। और जो आर्टरीज जा रही हैं वो लार्ज आर्टरीज मूव कर रही है टुवर्ड्स आवर लेग्स। ठीक है, तो हमारी लेग्स का जो बीपी होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है, किससे, हमारी आर्म्स के बीपी से। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। लोअर लिम्स के अंदर जो बीपी होगा वो हाई होगा देन किससे, अपर लिम्स से, अपर लिम्स का जो बीपी है। ओके, ये भी एक वेरिएबल है। तो हाँ, एक दो चीज़ें और हैं जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं बीपी को, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लाइक कुछ ड्रग्स हैं और कुछ, सबसे पहले तो ये है कि फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, चलो इसको ब्लड वॉल्यूम लिखते हैं। ब्लड वॉल्यूम यदि जो है वो डायरेक्टली हमारे बीपी को अफेक्ट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी है। यदि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी बीपी भी ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगी बीपी भी कम होगा। एक बात, तो इसका मतलब ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो डिसाइड कैसे हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम से डिसाइड हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम को कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। तो ब्लड वॉल्यूम को कुछ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स करते हैं जी, जो क्या करेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर
वाटर को रिटेन करते हैं, तो वाटर रिटेन करने वालों में आ जाएगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन क्या करता है, ये इसका डेरिवेटिव आता है और ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। एंटी डायूरेटिक यानी कि यूरिन को बनने से रोकेगा, यूरिन में पानी को जाने से रोकेगा, तो अल्टीमेटली क्या कर देगा, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करा देगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ADH यदि किसी पेशेंट के ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो बीपी ज़्यादा रहेगा, एक बात। दूसरा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रिटेन करता है किसको, यूरिन से रिटेन करता है किसको, सोडियम प्लस वाटर को। इसका मतलब वाटर को रिटेन करेगा, वाटर किधर किसको बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। यदि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बीपी बढ़ जाएगा। तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन यदि ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड यदि ज़्यादा एक्टिवेट है, उस पेशेंट का बीपी ज़्यादा हो सकता है। फिर आ जाएगा, अब एल्डोस्टेरोन में सारा वो आ जाएगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन से होता है, तो इसका मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन जो रास सिस्टम जिसको बोलते हैं, रास सिस्टम यदि वो एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और वो पहले रेनिन सिक्रीट हुआ, उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदला, फिर ACE आया, उसने कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में किया, एंजियोटेंसिन 2 ने जाके एक्ट किया और किसको सिक्रीट कराया, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट कराया। तो एल्डोस्टेरोन यदि सिक्रीट हो गया, इसका मतलब वो क्या करेगा, पानी को रिटेन करा के बीपी को बढ़ाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स क्या करते हैं, आइनोट्रोप्स में है एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपी। ये दोनों कहां से सिक्रीट होते हैं, ये दोनों एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं जी। कहां से सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेडुला पार्ट से सिक्रीट होते हैं। ये दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला से क्या सिक्रीट होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आगे जाके हार्ट पे क्या इफेक्ट करते हैं, हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बीपी ज़्यादा होगा। और ये पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, जो अपना है ना नॉरएपिनेफ्रिन, ये क्या करता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट के पास अवेलेबल हो जाता है और बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये दोनों आइनोट्रोप्स हैं और ये क्या, इन आइनोट्रोप का मीनिंग ये होता है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराए। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हैं बीपी को इंक्रीज कराने में, ठीक है। और जो वेरिएबल्स हैं वो है बैरो रिसेप्टर्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आर्टरी एंड आर्च ऑफ अयोर्टा है उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा ये हार्ट है, हार्ट से क्या निकला, अयोर्टा निकला, अयोर्टा निकली ऐसे। तो अयोर्टा का जो आर्च है, ये जो आर्च बन रहा है उसके अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, ऐसे कुछ क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जो मान लो जिस कंडीशन में कि इस पेशेंट का, इस पर्टिकुलर जिसका हार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस पेशेंट का बीपी फॉल हो गया, किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो गई, बीपी क्या हो गया, फॉल, डिक्रीज हो गया एकदम से, ठीक है। अब बीपी डिक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम होगी, मान लो यहाँ से ब्लीडिंग हो गई उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लीडिंग हुई, ब्लड वॉल्यूम कम हुई, तो अयोर्टा के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मतलब अयोर्टा के अंदर प्रेशर डिक्रीज है। प्रेशर डिक्रीज होगा ना तो ये बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होके क्या करते हैं, जो अयोर्टा है इसको नैरो कर देंगे, अयोर्टा को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे। अयोर्टा जब नैरो होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अयोर्टा नैरो हुआ तो वहां का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले अयोर्टा का साइज तो देखो कितना बड़ा था, उसके अंदर जो ब्लड मूव कर रहा था
वो प्रेशर नहीं बना पा रहा था, ब्लड आगे तक जा नहीं पा रहा था। अब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर एओर्टा को इतना नैरो कर देंगे कि उसके अंदर जितना ब्लड घूम रहा है वो प्रेशर के साथ घूमेगा। तो बैरो रिसेप्टर भी अपनी एक्टिविटी करते हैं। जब कोई पेशेंट हाइपोटेंशन में होता है ड्यू टू हेमरेज, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ड्यू टू शॉक, तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं कुछ जो वेना केवा में होते हैं, वो भी अपना काम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीपी का कंट्रोल। तो मेन जो है वो फैक्टर हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन हुआ, ठीक है, और कुछ वेरिएबल्स जो है वो हमने पढ़े, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन पढ़ा, बैरो रिसेप्टर पढ़े, और हमने पढ़ा रास सिस्टम में एंजियोटेंसिन पढ़ा, जिसके साथ ब्लड वॉल्यूम बढ़ी, ब्लड वॉल्यूम से भी बीपी इंक्रीज हुआ और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी से भी बीपी इंक्रीज हुआ। देखो दो चीज़ें हैं, बीपी में चल क्या रहा है, बीपी में चल तो यही रहा है ना कि एक हमारा हार्ट है। देखो जा तो बीपी इंप्रूव होगा यदि हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करे। दूसरी है हमारी ब्लड वेसल। अब यदि वो ब्लड वेसल ज़्यादा डायलेटेड रहेगी तो प्रेशर कम रहेगा, यदि वो ब्लड वेसल नैरो रहेगी तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो मतलब एक फंक्शन तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी का हो गया, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कौन अफेक्ट करते हैं, एपी एंड नॉर एपी, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये इनका दोनों का काम हो गया हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सेट करने का। फिर इन्हीं का ही काम और बैरो रिसेप्टर का काम हो गया जो हमारी आर्टरी है, अयोर्टा है, उसको क्या बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर उसको क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे। यदि आर्टरीज नैरो होती हैं और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की फंक्शन से, मोस्टली नॉर एपिनेफ्रिन के फंक्शन से हमारी पेरिफेरल जितनी वेसल्स हैं वो नैरो होती हैं। यदि ब्लड वेसल्स नैरो होंगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हम कैसे देख रहे हैं, ब्लड वेसल का प्रेशर, ब्लड वेसल की वॉल और ब्लड का जो आपस में एक दूसरे पे प्रेशर पड़ रहा है उसी को तो नाप रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज, तीसरा वेरिएबल क्या है, एक तो ब्लड वेसल्स है, एक हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और तीसरा है जो उसके अंदर मूव कर रहा है ब्लड। तो ब्लड वॉल्यूम, जो चीजें ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगी वो भी हार्ट बीपी को बढ़ाएंगी। इसका वाइस वर्सा मीनिंग इसका उल्टा भी सही है। इसका उल्टा मतलब यदि किसी का बीपी ज़्यादा हो जाता है तो ये इन रिसेप्टरों की एक्टिविटी कम हो जाती है, इनकी एक्टिविटी कम होती है तो क्या है, अयोर्टा ढीला पड़ जाएगा, अयोर्टा ढीला पड़ जाएगा तो बीपी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम पे भी सेम होता है, यदि किसी का ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो एडीएच जो हमने पढ़ा, एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, इन दोनों का लेवल जो है, उन दोनों का लेवल यदि डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कब होगा, यदि किसी का हाई बीपी चल रहा है, हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, तो इन दोनों का लेवल हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इन दोनों का लेवल कम करा देगा, क्योंकि हार्मोन सारे उसी के कंट्रोल में है, तो इन दोनों का लेवल वो कम कराएगा। यदि इन दोनों का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली क्या फर्क मिलेगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अब यदि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो हमें पता है ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीपी की, यदि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो बीपी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ हमारा बीपी का जो पोर्शन है, ब्लड प्रेशर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में और अगले टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।